पिछले कुछ दिनों से एक खबर काफी चर्चा में रही और वो खबर है महिला आरक्षण का बिल संसद से पास नहीं हुआ है। वाकई में यह 131वां संविधान संशोधन विधेयक था। यह विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हमलावर है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सहयोगी दल विपक्षी पार्टियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन तक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इसे अपनी जीत बता रही हैं। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। लेकिन इन सब के बीच महिला आरक्षण का सच दब सा गया है, या फिर इसे जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम भारतीय लोकतंत्र के उस पन्ने को बाखूबी पलटने जा रहे हैं जो पिछले 3 दशकों से अधूरा लिखा गया है। आज हम बात करेंगे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के पूरे इतिहास पर, इससे संबंधित कानून, हाल के विधेयक और उसका पूरा विश्लेषण, ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया संस्थानों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ का पर्दाफाश हो सके और आप महिला आरक्षण का वास्तविक सच जान सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो महिला आरक्षण की कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र में समान भागीदारी की लंबी लड़ाई की कहानी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करके निर्वाचित निकायों में महिला आरक्षण की नींव रखी थी। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। लेकिन 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन महिला आरक्षण की राह में मील का पत्थर बने, जब पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की संवैधानिक गारंटी दी गई। इस कदम ने पहली बार राजनीति में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की और यह साबित किया कि अवसर मिलने पर महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं। यही अनुभव आगे चलकर संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग का आधार बना। जल्दी ही प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के कार्यकाल में अर्थात 1996 में पहली बार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन यह शुरुआत से ही विवादों में घिर गया। फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अर्थात 1998 से 2003 के बीच यह बिल कई बार पेश हुआ, लेकिन हर बार भारी हंगामे और राजनीतिक असहमति के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। खासतौर पर कुछ क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने तत्कालीन बिल का विरोध किया था। उनका तर्क था कि इस बिल में पिछड़े वर्गों अर्थात OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिससे केवल सवर्ण वर्ग की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा, और वो भी केवल उन महिलाओं को जिनके परिवार पहले से ही राजनीति में है। फिर 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक बार दोबारा इस विधेयक को पेश किया, लेकिन इस बार लोकसभा की बजाय इसे राज्यसभा में पेश किया गया, ताकि लोकसभा भंग होने पर भी यह बिल लैप्स न हो जाए, और 2010 में यह ऐतिहासिक रूप से राज्यसभा से पारित भी हो गया। 2010 के इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना शामिल था। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटें पहले से आरक्षित हैं, उनमें भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। यह आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू होना था, यानी हर चुनाव में अलग अलग सीटें आरक्षित होती। इसके अलावा यह प्रावधान भी था कि यह व्यवस्था शुरुआत में केवल 15 वर्षों के लिए ही लागू रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्यसभा से पास होने के बावजूद यह बिल लोकसभा में क्यों पास नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक सहमति का अभाव।
जिन दलों ने पहले से इसका विरोध किया था वे लोकसभा में भी इसके खिलाफ खड़े रहे। इसके अलावा कुछ सांसदों को यह डर भी था कि सीटों के रोटेशन के कारण उनका पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र छिन सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। 2010 में राज्यसभा से पास होने के बावजूद राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण यह विधेयक लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया और समय के साथ ही यह लैप्स हो गया। 2014 से 2023 तक लगभग 9 वर्षों तक यह मुद्दा लगातार चुनावी घोषणा पत्रों और राजनीतिक बहसों में बना रहा, लेकिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण की दिशा में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। फिर आया 2023 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा मोड़ जिसे ऐतिहासिक कहा गया। संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार ने लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। जब इस विधेयक पर संसद में चर्चा हुई तो एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति सामने आई। विपक्षी दल इस कानून के विरोध में नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए और तत्काल लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द इसका वास्तविक लाभ मिल सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित कई विपक्षी दलों की कुछ प्रमुख मांगे 3 स्तरों पर थी। पहली थी कि महिला आरक्षण कानून को जनगणना और परिसीमन से ना जोड़ा जाए, बल्कि सीधे वर्तमान सीटों पर ही लागू किया जाए। दूसरी मांग ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से उपकोटा शामिल था, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। और तीसरी मांग थी कि रोटेशन की प्रक्रिया को इस तरह बनाया जाए कि मौजूदा सांसदों की राजनीतिक अस्थिरता कम हो और प्रतिनिधित्व में निरंतरता बनी रहे। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने तर्क दिया कि बिना नई जनगणना और परिसीमन के इस कानून को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। सरकार के अनुसार वर्तमान सीटों का ढांचा पुरानी जनसंख्या के आधार पर बना है, इसलिए पहले देश की अद्यतन जनसंख्या के अनुसार परिसीमन होना जरूरी है, ताकि आरक्षण का वितरण न्यायसंगत और संतुलित हो। ओबीसी उपकोटा की मांग पर सरकार ने यह रुख अपनाया कि संविधान में पहले से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन ओबीसी के लिए अलग से राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसे जोड़ने के लिए व्यापक संवैधानिक और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। इसके बावजूद एक महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मूल सहमति बनी रही। तीखी बहस, मांगों और असहमतियों के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस विधेयक को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति के साथ पारित कराने में सहयोग दिया और अंततः इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पारित किया गया। यह भारत के संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए तय कर दिया गया। संविधान में संशोधन करके कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 330 का, जो लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 332 का, जो राज्यों की विधानसभाओं में इसी व्यवस्था को लागू करता है, और अनुच्छेद 334 का, जो इस आरक्षण की अवधि को 15 वर्षों तक सीमित करता है। पहली नजर में ये कानून 2010 के प्रयास का एक सशक्त रूप लगता है, लेकिन इसकी असली जटिलता इसकी शर्तों में छिपी हुई थी। अब अगर 2008 और 10 के विधेयक से इसकी तुलना करें तो दोनों में मूल भावना समान है, अर्थात 33% आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए हिस्सा और रोटेशन की व्यवस्था। लेकिन 2023 के इस कानून में एक बड़ा बदलाव यह है कि इसे तुरंत लागू करने की बजाय जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया, और यही वह बिंदु है जहां से इसे लागू करने का विवाद शुरू होता है। आलोचकों का मानना है कि यह शर्त इस कानून को तत्काल अधिकार से बदलकर भविष्य का वादा बना देती है, यानी कानून आज पास हो गया, लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा यह अभी भी अनिश्चित है। इस तरह देखा जाए तो 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण अधिनियम एक तरफ ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इसे राजनीतिक सहमति के साथ पारित किया गया, तो दूसरी तरफ इसकी नई शर्तें और पुरानी कमियां इसे एक अधूरी जीत ही बनाती हैं। जहां इरादा स्पष्ट है, लेकिन क्रियान्वयन अभी भी समय और राजनीति के चक्र में फंसा हुआ है। फिर आया साल 2026, जब सरकार ने यह संकेत दिया कि अब वह महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। इसी दिशा में 16 अप्रैल 2026 को संसद का सत्र बुलाकर 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक था 131वां संविधान संशोधन विधेयक। इस विधेयक का मूल उद्देश्य था लोकसभा की संरचना को भविष्य की जनसंख्या के अनुरूप बनाना था। विधेयक में प्रस्ताव रखा गया था कि लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 850 तक किया जाए ताकि बढ़ती जनसंख्या को अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि परिसीमन के बाद सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर अधिक न्याय संगत हो। दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक था परिसीमन विधेयक 2026। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित करने का प्रावधान किया गया। वास्तव में परिसीमन का अर्थ केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलना नहीं होता, बल्कि यह तय करना भी होता है कि किस क्षेत्र को कितनी राजनीतिक शक्ति मिलेगी। इस प्रक्रिया में जनसंख्या, भौगोलिक संतुलन और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाता है। और चूंकि 2023 के अधिनियम में साफ कहा गया था कि वह महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन पूरा हो जाएगा, इसलिए यह विधेयक सीधे सीधे उस कानून को जमीन पर उतारने की दिशा में एक जरूरी कदम था। तीसरा विधेयक था केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण लागू हो सके। इससे स्पष्ट हुआ कि सरकार केवल राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे संघीय ढांचे में इस आरक्षण को लागू करना चाहती है। लेकिन जैसे ही ये विधेयक संसद में पेश किए गए, विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनावों के दौरान इसे प्रस्तुत करने और इसके प्रावधानों पर कई गंभीर आपत्तियां उठाई। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में लाया गया था, तब इसे केवल पास करने की ही नहीं, बल्कि इसे लागू करने के तरीकों को लेकर भी गहरी बहस हुई थी। विपक्षी दलों ने साफ तौर पर यह मांग रखी थी कि इस कानून को 2011 की जनगणना के आधार पर तुरंत लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को इसका लाभ बिना किसी देरी के मिल सके। उनका तर्क था कि जब मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही संचालित हो रहे हैं, तो उसी आधार पर महिला आरक्षण भी लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने यह तर्क दिया कि पिछले 15 वर्षों में देश की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आ चुका है। कहीं जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, तो कहीं स्थिरता आई है। ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा। सरकार का यह भी कहना था कि पहले नई जनगणना कराना जरूरी है, ताकि वर्तमान वास्तविकता के आधार पर परिसीमन हो और फिर महिला आरक्षण को लागू किया जाए। लेकिन अब 2026 में वही सरकार इन विधेयकों के जरिए यह कहने लगी है कि वह प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा, और यह विरोधाभास सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़ा करता है। दूसरी बड़ी आपत्ति लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर थी। विधेयक में लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों में वृद्धि कर इसे 850 सीटें करने का प्रावधान था। आपको बता दें कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा में प्रत्येक राज्य की कुल सीटों की संख्या में राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित कर दी गई थी, यानी फ्रीज कर दी गई थी। और 2001 में 84वें संविधान संशोधन ने इस रोक को 2026 के बाद पहली जनगणना के प्रकाशन तक बढ़ा दिया था। अर्थात 2026 के बाद पहली जनगणना के प्रकाशन तक लोकसभा की सीटों में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। यह राज्यों को प्रोत्साहित करने का एक कदम था, ताकि वे जनसंख्या को नियंत्रित करने के अपने एजेंडे को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकें। लेकिन प्रस्तावित विधेयक संविधान में संशोधन करके इस फ्रीज को हटाना चाहता था। विपक्ष का मानना था कि सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर होने से दक्षिण भारत और कुछ अन्य राज्यों की राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। यह एक तरह से उनके लिए दंड की व्यवस्था हो जाएगी, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को गैर आनुपातिक लाभ मिल सकता है, जिससे यह प्रावधान संघीय संतुलन के लिए चुनौती बन सकता है। वास्तव में यदि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों में वृद्धि की जाए, तो इससे उत्तर भारत के राज्यों को इतनी सीटें आवंटित हो सकती हैं कि सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत जो चाहिए, वे दक्षिण के राज्यों की सीटों का उसमें महत्व ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 133 हो सकती हैं, जबकि तमिलनाडु की 39 से बढ़कर केवल 48 ही होंगी। तीसरी और सबसे गंभीर आपत्ति परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर थी। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब 2026 की जनगणना का कार्य गतिमान है, ऐसे में 2011 की जनगणना का उपयोग परिसीमन के लिए तार्किक नहीं होगा। एक सवाल यह भी था कि क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। उन्हें आशंका थी कि परिसीमन प्रक्रिया का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया जा सकता है, और यह सबसे गंभीर आपत्ति इसलिए थी क्योंकि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक से परिसीमन की प्रक्रिया पर संसद का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा था।
अभी तक संविधान का अनुच्छेद 81 और 82 में निर्दिष्ट है कि प्रत्येक जनगणना के बाद ही परिसीमन किया जाएगा और यह परिसीमन उसी जनगणना पर आधारित होगा। अर्थात यह संविधान तय करता है कि परिसीमन कब होगा और किस जनगणना का उपयोग होगा। लेकिन प्रस्तावित विधेयक में संविधान के इस प्रावधान को हटाकर संसद को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया गया कि परिसीमन कब किया जाएगा और किस जनगणना का उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि जिस सरकार के पास लोकसभा में साधारण बहुमत है वह परिसीमन के समय और आधार दोनों को प्रभावित कर सकती थी। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले अपेक्षाकृत निष्पक्ष और स्वायत्त मानी जाती थी। चौथी और पुरानी आपत्ति फिर सामने आई कि प्रस्तावित विधेयक ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। विपक्ष का कहना था कि बिना इस प्रावधान के महिला आरक्षण सामाजिक न्याय के लक्ष्य को अधूरा छोड़ देगा। अब सवाल उठता है कि विपक्ष की आपत्तियां तार्किक थीं या नहीं। पहला देरी वाला तर्क काफी हद तक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि 2023 में अगर सरकार महिला आरक्षण देना चाहती तो उसी समय जनगणना और परिसीमन की शर्तें नहीं जोड़ती। इससे वर्तमान सीटों पर महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू किया जा सकता था। लेकिन इसे पूरी तरह जनगणना और परिसीमन से जोड़ना और फिर 2026 में प्रक्रिया को तेज करने की बात करना एक चुनावी रणनीति ज्यादा लगती है। दूसरा, सीटों के पुनर्वितरण पर चिंता। यह भी पूरी तरह निराधार नहीं है। यद्यपि गृहमंत्री ने सदन में मौखिक आश्वासन दिया था कि सभी राज्यों की सीटों में 50% सीटों की समान बढ़ोतरी होगी, लेकिन विधेयक में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं था। इसके अतिरिक्त लोकसभा में सीटों की संख्या यदि 50% बढ़ाई जाती तो यह 543 से बढ़कर 815 हो जाती और ऐसी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का अनुपात 2.2:1 से बढ़कर 3.3:1 हो जाता। इससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा सदस्यों की अनुपातिक हिस्सेदारी कम हो जाती। परिणामतः दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की स्थिति में भी लोकसभा की शक्तियां अपने आप बढ़ जाती। उदाहरण के लिए, अगर राज्यसभा में विपक्ष के पास 2/3 बहुमत हो तब भी सरकार लोकसभा में अपनी 56% सीटों के साथ इस बहुमत को दरकिनार कर सकती है। इसलिए इस पर व्यापक सहमति और संतुलन जरूरी है। तीसरा, परिसीमन की निष्पक्षता को लेकर का आपत्ति थी। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि भारत में परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है, लेकिन राजनीतिक माहौल में संविधान में परिसीमन का आधार छीनकर सरकार को देने पर संदेह होना असामान्य नहीं है। अमेरिका में एक प्रणाली चलती है गैरीमैंडरिंग। इसके जरिए सरकार सीटों की परिसीमन इस तरह करती है कि सत्ताधारी दल को अधिकतम लाभ हो। इसलिए प्रस्तावित विधेयक में पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी साफ झलक रही थी। विपक्ष को लग रहा था कि सरकार गैरीमैंडरिंग ही करना चाहती है। चौथी आपत्ति ओबीसी उपकोटा को लेकर के थी। यह व्यवस्था अब भी अधूरी है। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से यह मांग मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि जनगणना 2026 में सरकार ने भी जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। इससे यह जनगणना पिछड़े वर्गों के वास्तविक आंकड़े प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पंचायतों और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों की महिलाओं का क्षेत्रीय आरक्षण पहले से है, इसलिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। अंततः 2026 के ये विधेयक एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में ठोस कदम लगते हैं, तो दूसरी तरफ ये यह भी दिखाते हैं कि कानून बनने और उसे जमीन पर उतारने के बीच राजनीति, प्रक्रिया और शक्ति संतुलन कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि आज महिला आरक्षण केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की नीयत, प्राथमिकताओं और राजनीतिक इच्छा शक्ति की असली परीक्षा बन चुका है। इस पूरे विवाद, बहस और राजनीतिक टकराव के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल बार बार सामने आता है कि क्या प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिर जाने के बाद महिला आरक्षण खत्म हो गया है? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है बिल्कुल नहीं। महिला आरक्षण न तो समाप्त हुआ है और न ही उसे वापस लिया गया है। 2023 में पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था, आज भी पूरी तरह से वैध है और संविधान में इसके प्रावधान मजबूती से मौजूद हैं। सरकार ने इसे लागू करने के लिए 3 साल बाद 16 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई भी कर दिया है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच केवल 131वां संविधान संशोधन विधेयक ही आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसमें सरकार लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करने, नया परिसीमन आयोग गठित करने और नई जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का ढांचा पुनः निर्धारित करना चाहती थी। यानी जिस बड़े संरचनात्मक बदलाव के जरिए महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ किया जा रहा था, वही हिस्सा फिलहाल अटक गया है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि महिला आरक्षण समाप्त हो गया है। असल स्थिति यह है कि कानून अभी भी मौजूद है, लेकिन उसे लागू करने के लिए जिन प्रक्रियाओं जैसे जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता है, वे पूरी नहीं हो पाई हैं।
यानी महिला आरक्षण आज भी संविधान का हिस्सा है, लेकिन यह कानूनी वास्तविकता और व्यवहारिक क्रियान्वयन के बीच फंसा हुआ है। और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि महिला आरक्षण की लड़ाई अब अधिकार मिलने की लड़ाई नहीं, क्योंकि वो तो मिल चुकी है, बल्कि उस अधिकार को जमीन पर उतारने की असली लड़ाई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि महिला आरक्षण होगा या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला आरक्षण कब होगा, कैसे होगा और क्या यह सच में अपने उद्देश्य अर्थात समान प्रतिनिधित्व को पूरा कर पाएगा या नहीं। अगर ये तीनों विधेयक पास हो जाते तो निश्चित रूप से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से मिलने की संभावना बढ़ जाती, लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं और विवाद भी उभरते। इन तीनों विधेयकों के पास होने के बाद लोकसभा में राज्यों के 20 सीटों का संतुलन बड़े पैमाने पर बदल सकता था। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की सीटें बढ़ जाती, जबकि दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल अपनी सीटें खो सकते थे। इनमें एक बड़ा राजनीतिक और संघीय टकराव पैदा होता, जिसे उत्तर बनाम दक्षिण की बहस के रूप में देखा जाता। एक और बदलाव जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, लोकसभा के आकार में वृद्धि। लोकसभा का आकार वर्तमान की तुलना में 1.5 गुना हो जाता, किंतु राज्यसभा की सीटें वही 245 ही रहती। इससे दोनों सदनों के बीच संतुलन बदल जाता। लोकसभा की शक्ति काफी बढ़ जाती, खासकर अनुच्छेद 108 के तहत जब संयुक्त बैठक होती, जहां लोकसभा अपनी संख्या के बल पर राज्यसभा के विरोध को आसानी से दरकिनार कर सकती थी। इसका असर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी दिखता, क्योंकि वहां भी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त प्रभाव होता है और इस बदलाव के बाद राज्यसभा की भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के आकार पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती थी। अभी यह संख्या लगभग 81 के आसपास है, लेकिन अगर लोकसभा की संख्या 800 से अधिक हो जाती तो इस स्थिति में मंत्रियों की संख्या भी 120 से अधिक होने की संभावना थी। यह उस मूल उद्देश्य के खिलाफ जाता जिसके तहत 91वां संविधान संशोधन 2003 के जरिए मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया था, ताकि सरकार अनावश्यक रूप से बड़ी न हो जाए। संसद के कामकाज पर भी इसका असर पड़ता। जब सांसदों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती तो हर सांसद को बोलने का समय काफी कम मिलता। बहस में हिस्सा लेने, प्रश्न पूछने और जनहित के मुद्दे उठाने के अवसर सीमित हो जाते। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का एक नया संकट पैदा होता, जहां सांसद तो ज्यादा होते लेकिन उनकी प्रभावशीलता अत्यंत कम हो जाती। और सबसे बड़ी चिंता व्यवहारिक और कम चर्चा वाले पहलू की, अर्थात सांसदों पर होने वाला खर्च। जैसे ही लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 815 या 850 होती, वैसे ही हर सांसद पर होने वाला खर्च भी सीधे बढ़ जाता। हर सांसद को वेतन, भत्ते, आवास, स्टाफ, यात्रा सुविधा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिए संसाधन दिए जाते हैं। औसतन एक सांसद पर सालाना करोड़ों रुपए का खर्च आता है, तो 250 से 300 नए सांसद जोड़ने का मतलब होता हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। इसके अलावा संसद भवन के विस्तार, नई सीटिंग व्यवस्था, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे पर भी भारी निवेश करना पड़ता। यानी लोकतंत्र का विस्तार आर्थिक रूप से भी काफी महंगा साबित होता, जिसका भार भी आप और हम जैसे आम नागरिक ही उठाते। अंत में अगर सरकार वास्तव में महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना चाहती है तो इसके लिए उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है, चुनावी रणनीति नहीं। महिला आरक्षण को लागू करने का सबसे सीधा रास्ता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से जनगणना और परिसीमन की जो शर्तें जोड़ी गई हैं उसे हटा दिया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संविधान में जो नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है उसमें बस एक छोटा सा संशोधन करना होगा। यही अनुच्छेद यह शर्त तय करता है कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन पूरा हो जाएगा। अगर इस अनुच्छेद में संशोधन करके इन दोनों शर्तों को हटा दिया जाए तो महिला आरक्षण तुरंत लागू हो सकता है। चूंकि वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र भी उसी जनगणना के आधार पर बने हुए हैं, इसलिए यह एक व्यवहारिक और तुरंत लागू होने वाला समाधान हो सकता है। अगर राजनीतिक सहमति है और कानून बन चुका है और अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को तुरंत आरक्षण देना चाहती है तो फिर ये दो मुख्य शर्तें जनगणना और परिसीमन क्यों नहीं हटाई जाती। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। समस्या वाकई में कानून की नहीं बल्कि उसकी शर्तों की है। अंततः महिला आरक्षण केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी
और संतुलित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की वास्तविक और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती, तब तक भारत का लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। आप महिला आरक्षण और इसे लागू करने के तरीके के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी के लिए फेसबुक पे मुझे फॉलो करें और यूट्यूब पर PSIR रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।